ذرا तस्वुर करें, एक सुबह खेत का चक्कर लगाते हुए अचानक ये एहसास हो कि मिर्च की फसल का 50% हिस्सा, मतलब पूरे साल की मेहनत और आमदनी बिल्कुल तबाह हो चुकी है। और ये किसी तूफान या खुश्क साली की वजह से नहीं, बल्कि एक ऐसे खुर्दबीनी फंगस की वजह से हुआ जिसे आप खुली आंख से देख भी नहीं सकते। ये कोई फर्जी कहानी नहीं है, बल्कि ये वो तल्ख हकीकत है जिसका सामना हमारे जमींदार भाइयों को आए रोज करना पड़ता है। बिल्कुल। और आज हम जिस अहम दस्तावेज का गहरा जायजा ले रहे हैं, वो जेक्यू ग्लोबल एग्रीकल्चर की जानिब से पेश करदा चिली क्रॉप प्रोटेक्शन गाइड 2026 है। इस डीप डाइव का मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं है, बल्कि मतलब फसल और काश्तकार की सरमायाकारी को उन खामोश कातिलों से बचाना है, क्योंकि बरवक्त तशखीस और फंजीसाइड्स का दुरुस्त इस्तेमाल ही वो वाहिद हल है। जी हाँ, मेरा भी यही मानना है कि जब तक बीमारी पत्तों पर खुली आंख से जाहिर होती है, पौधे के अंदर बहुत देर हो चुकी होती है। जदीद साइंसी तरीके और हयातियाती मैकेनिज्म को समझे बगैर अब फसल की हिफाजत करना मतलब तकरीबन नामुमकिन है। सही कहा आपने। तो आइए इस जबरदस्त दस्तावेज की पहली स्लाइड का बाकायदा तारुफ करवाते हैं। जेक्यू ग्लोबल एग्रीकल्चर चिली क्रॉप प्रोटेक्शन गाइड 2026। इसका बुनियादी उन्वान है मिर्च की बीमारियां और उनका मौसर इंसदाद, यानी चिली डिजीजेज एंड इफेक्टिव कंट्रोल। और इसका ज़ेली उन्वान बहुत वाज़ेह है, फसलों की हिफाजत की जदीद सीरीज़, जिसका मतलब है कि ये कोई पुराने टोटके नहीं है, बल्कि एक बाकायदा एडवांस्ड क्रॉप प्रोटेक्शन सीरीज़ है। बिल्कुल। और हमारे सुनने वालों के लिए खास बात यह है कि इस गाइड के पेश करदा जनाब मोहम्मद जावेद कमर हैं, जो एक इंतहाई काबिल सीनियर सॉइल साइंटिस्ट हैं। और ये सारी रहनुमाई जेक्यू ग्लोबल एग्रीकल्चर के 2026 के एडिशन के तहत पेश की जा रही है। एक सॉइल साइंटिस्ट का फसल की बीमारियों पर गाइड मुरत्तब करना मतलब इस बात की दलील है कि बीमारी का इलाज जड़ और मिट्टी से शुरू होता है, न कि सिर्फ पत्तों पर स्प्रे करने से। ये तो बहुत गहरी बात है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है इंट्रोडक्शन टू चिली कल्टीवेशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड चैलेंजेस। अब माशी लिहाज से देखा जाए तो मिर्च सिर्फ एक मसाला तो नहीं है ना, ये तो एक इंतहाई अहम कैश क्रॉप, ये नगदावर फसल है। बिल्कुल, मकामी मंडियों से लेकर बेन सूबाई तजारत तक इसका बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन आजकल जो गैर मुतवक्का बारिशें और मौसमियाती तब्दीलियां हो रही हैं ना, वो पैथोजेंस के लिए एक इंतहाई साजगार माहौल बनाती हैं। अच्छा, मैं हैरान हूं। मतलब क्या थोड़ी सी मौसमी तब्दीली वाकई इतनी खतरनाक हो सकती है कि पैदावार में इतना बड़ा नुकसान कर दे? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। गाइड वाज़े बताती है कि अगर बरवक्त तशखीस ना हो तो इन पैथोजेंस की वजह से पैदावार में 30 से 50% तक का भारी नुकसान हो सकता है। 30 से 50%? ये तो किसान की कमर तोड़ने के मुतरादिफ है। बिल्कुल, इसीलिए पायदार मुनाफे के लिए जदीद साइंसी कंट्रोल की हिकमत अमलियों से आगाही अब मतलब बिल्कुल नागुज़ीर हो चुकी है। सही। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है मेजर थ्रेट्स, ओवरव्यू ऑफ फंगल, बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीजेस। फसल को 3 बड़ी दुश्मनों का सामना है। पहला है फंगल पैथोजेंस, यानी फफूंदी, जो ज्यादा नमी में गलने, मुरझाव और झलसाव की सबसे बड़ी वजह बनते हैं। और दूसरा दुश्मन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है। ये बैक्टीरिया पत्तों की साख्त को इतनी तेजी से तबाह करते हैं कि पत्तों पर शदीद धब्बे बन जाते हैं। और तीसरे नंबर पर वायरल बीमारियां आती हैं, जो पौधे की नशोनुमा ही रोक देती हैं और फल बनने का अमल बहुत कम कर देती हैं। देखें, यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कीमियाई अद्वियात के इस्तेमाल से पहले दुरुस्त पैथोलॉजिकल एजेंट यानी असल जरासीम के शनाख्त लाजमी है। बिल्कुल, ये तो ऐसा ही है ना कि जैसे मुजरिम की दुरुस्त शनाख्त के बगैर आप किसी को सजा नहीं दे सकते। गलत दवा उल्टा पौधे को नुकसान पहुंचाएगी। जी, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है नर्सरी डिजीजेस, डैम्पिंग ऑफ सिम्टम्स। डैम्पिंग ऑफ यानी पौधों का मुरझाव और गिरना नर्सरी के कमजोर पौधों को जमीन से निकलने से पहले या फौरन बाद निशाना बनाता है। इसकी ज़ाहिरी शक्ल कैसी होती है? अगर आप गौर से देखें तो तने का वो हिस्सा जो जमीन के बिल्कुल करीब होता है, वो पानी से भरा हुआ और सुकड़ा हुआ महसूस होता है। इसे वाटर सोक्ड एंड सिवियरली कॉन्स्ट्रिक्टेड कहते हैं। मतलब
जड़ के बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा। जी हाँ, और इसकी वजह से मुतासरा पौधे तेजी से गिर जाते हैं, जबकि हैरत की बात यह है कि उनके ऊपरी पत्ते आर्जी तौर पर सब्जी रहते हैं। ये तो बहुत धोखा देने वाली बात है। लेकिन ये फैलता क्यों है? ज्यादा नमी, नाकिस निकासियाब और अगर नर्सरी बहुत घनी हो तो ये फंगल प्रोलिफरेशन यानी फफूंदी के फैलाव को इंतहाई तेज कर देता है। समझ गया। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है डैम्पिंग ऑफ कंट्रोल, सीड ट्रीटमेंट एंड सॉइल सोलराइजेशन। तो इस बीमारी को रोकने का पहला असूल ये है कि हमेशा तस्दीकशुदा और बीमारियों से पाक बीज इस्तेमाल किया जाए। और दूसरा अहम कदम ये है कि बोवाई से पहले बीजों पर सिफारिशी फफूंदी कुश जहर यानी फंजीसाइड का लेप लाजमी किया जाए। बिल्कुल। और तीसरा तरीका मुझे बहुत दिलचस्प लगा, मिट्टी की सॉइल सोलराइजेशन यानी शमसी तवानाई से जरासीम कुशी। इसके लिए नर्सरी की जमीन को शफ्फाफ प्लास्टिक से ढांप दिया जाता है ताकि सूरज की गर्मी से जरासीम मर जाएं। ये बहुत मुअस्सर तरीका है। और चौथा उसूल ये है कि पानी के निकास और हवा के गुजरने का बेहतरीन इंतजाम किया जाए ताकि फंगस को नमी ना मिले। जबरदस्त। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है रूट रॉट एंड कॉलर रॉट, फील्ड आइडेंटिफिकेशन। अब नर्सरी से निकलकर खेत की बात करते हैं। फाइटोप्थोरा ब्लाइट और रूट रॉट तने के निचले हिस्से पर गहरे भूरे या स्याह धब्बे डालते हैं। जी, और इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि तने के गिर्द जमीन की सतह पर पानी भरा हुआ एक वाज़े हल्का बन जाता है जिसे सर्कुलर लेजन कहते हैं। अच्छा, मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है। बज़ाहिर ज़मीन में नमी मौजूद होती है, लेकिन फिर भी बालेग और हरा भरा पौधा अचानक क्यों मुरझा जाता है? वो इसलिए क्योंकि जड़ें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी होती हैं। पानी बेशक ज़मीन में हो, लेकिन जब पौधे का पानी खींचने वाला निज़ाम ही गल चुका है तो पौधा तो प्यास से ही मरेगा ना। ये तो बहुत मंतकी बात है। और खड़े पानी और तेज़ बारिशों में ये फंगल इन्फेक्शन इंतहाई तेज़ी से एक पौधे से दूसरे पौधे तक फैलता है। बिल्कुल, पानी के जरिए इसके स्पोर्स तैरकर पूरे खेत में फैल जाते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है रूट रॉट मैनेजमेंट, इम्प्रूविंग ड्रेनेज एंड फंजीसाइड ड्रेंचिंग। तो इसका पहला हल यही है कि जड़ों के इर्द गिर्द पानी खड़ा होने से रोकने के लिए निकासी आप का बेहतरीन निज़ाम अपनाया जाए। और दूसरा नुक्ता बहुत अहम है, क्रॉप रोटेशन। जिन खेतों में पहले आलू, बैंगन या टमाटर काश्त किए गए हों, वहां मिर्च हरगिज ना लगाएं। क्योंकि उन सब की बीमारियां एक जैसी होती हैं। और तीसरा कदम है जड़ों की हिफाजत के लिए सिस्टेमिक फंजीसाइड्स का ड्रेंच करना, यानी दवा को पानी में मिलाकर जड़ों में देना। जी, और चौथा हल ये है कि बीमारी के खिलाफ कुदरती मुदाफियत रखने वाली अक़साम यानी डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज काश्त की जाएं ताकि पौधे के अंदर अपनी ताकत हो। बिल्कुल। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है एंथ्रेक्नोज डायबैक, सिम्टम्स ऑन ब्रांचेस एंड फ्रूट्स। ये हमारा आज का पहला फोकस टॉपिक है। मुकामी जबान में इसे मिर्च का सूखा भी कहते हैं। इसकी साइंस क्या है? देखिए, एंथ्रेक्नोज दरअसल कॉलिटोट्राइकम नामी फंगस की वजह से होता है और ये फल को गलाने वाली सबसे खतरनाक बीमारी है। इसकी पहचान ये है कि पकने वाली मिर्च पर गोल, अंदर की तरफ धंसे हुए स्याह धब्बे नमूदार होते हैं। और पौधे की शाखों का क्या हाल होता है? शाखें ऊपर से नीचे की जानिब तेजी से सूखना शुरू कर देती हैं, जिसे हम डायबैक कहते हैं। और आखिरकार वो बीमार फल स्याह होकर मुकम्मल सड़ जाता है और वक्त से पहले ही गिर जाता है। ये तो सीधा सीधा माशी नुकसान है। बिल्कुल, पक्की हुई मिर्च का गिर जाना काश्तकार के लिए बहुत बड़ा धचका होता है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है एंथ्रेक्नोज कंट्रोल, इराडिकेशन ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स एंड केमिकल स्प्रे। इसको कंट्रोल करने के लिए गाइड कहती है कि सबसे पहले बीमार फलों और पौधों के मुर्दा हिस्सों को फौरन इकट्ठा करके तलफ कर दें। जी, और पत्तों के गिर्द ज्यादा नमी को रोकने के लिए आपाशी का एक मुतवाज़िन शेड्यूल अपनाएं। सही। और कीमियाई तदारुक के लिए रेडोमिल, कार्बेंडाजीम, रेवियंस या कैप्टान जैसी फंजीसाइड्स का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन चौथे नुक्ते में एक खास बात है कि टॉप्सन एम और एलीट का मिला जुला स्प्रे बेहतरीन नताइज देता है। ये मिला जुला स्प्रे इसलिए अहम है क्योंकि ये एक ही वक्त में हिफाजती और तदारुकी यानी प्रोटेक्टिव एंड क्यूरेटिव दोनों तरह के बेहतरीन नताइज फराहम करता है। जबरदस्त। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है पाउडरी मिल्ड्यू।
आइडेंटिफाइंग व्हाइट पाउडरी स्पॉट्स ऑन लीव्स। पाउडरी फफूंदी की पहचान तो नाम से ही जाहिर है। पत्तों पर सफेद पाउडर जैसे धब्बे नुमदार होते हैं। जी हाँ, और ये बारीक स्पोर्स सबसे पहले पत्तों की निचली सतह पर हमलावर होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ फैलते हैं। जिसकी वजह से मुतासरा पत्ते तेजी से पीले होकर मुड़ जाते हैं और वक्त से पहले झड़ जाते हैं। बिल्कुल, और एक हैरानकुन बात यह है कि ये बीमारी गर्म मौसम और नमी के उतार चढ़ाव, जिसे हम फ्लक्चुएटिंग ह्यूमिडिटी कहते हैं, उसमें बहुत तेजी से फैलती है। यानी सिर्फ बारिश ही नहीं, नमी का कम ज्यादा होना भी खतरनाक है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है पाउडरी मिल्ड्यू ट्रीटमेंट, टाइमली एप्लीकेशन ऑफ सल्फर बेस्ड फंजीसाइड्स। इसके इलाज के लिए हवा के बेहतरीन गुजर के लिए पौधों की मुंतकिली के वक्त मुनासिब फासला रखना जरूरी है। इर्द गिर्द उन जड़ी बूटियों को खत्म करें जो ऑफ सीजन में फंगल माइसीलियम को पनाह देती हैं। सही। और तीसरा नुक्ता है बरवक्त और आला मयार की सल्फर पर मबनी फूंफुंदी कुश अद्वियात, यानी सल्फर बेस्ड फंजीसाइड्स का स्प्रे करना। जी, लेकिन चौथे नुक्ते पर खास तवज्जो चाहिए। बीमारी को कीमियावी मुदाफियत पैदा करने से रोकने के लिए मुख्तलिफ अद्वियात बदल कर स्प्रे करें, यानी प्रिवेंटिव स्प्रे रोटेशंस अपनाएं। बिल्कुल, वरना फंगस दवा की आदी हो जाएगी। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है लीफ स्पॉट डिजीजेस, बैक्टीरियल वर्सेस फंगल स्पॉट आइडेंटिफिकेशन। अब पत्तों के धब्बों में फर्क करना बड़ा तकनीकी काम है। बैक्टीरियल धब्बे गहरे रंग के, पानी भरे और बेकायदा होते हैं, जिनके गिर्द जर्द हाला यानी येलो हैलो होता है। और दूसरी तरफ फंगल धब्बे जैसे सर्कोस्पोरा, ये गोल, खुश्क और दरमियानी हिस्से से हल्के सुरमई रंग के धब्बे होते हैं। दोनों ही जरासीम पौधे के ज़ियाई तालीफ के निज़ाम को, मतलब फोटोसिंथेसिस को, बुरी तरह तबाह करते हैं। लेकिन हमारा काश्तकार उन दोनों का बसरी फर्क या विजुअल डायग्नोसिस क्यों समझे? देखें, ये फर्क जानना इसलिए अहम है ताकि गलत कीमियाई अद्वियात या एग्रोकेमिकल्स के इस्तेमाल से बचा जा सके। अगर बैक्टीरिया का हमला है और आप फंगस की दवा कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। सही कहा। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है लीफ स्पॉट कंट्रोल, कॉपर बेस्ड फंजीसाइड्स एंड क्रॉप हाइजीन। तो कंट्रोल के लिए पहला उसूल यह है कि पिछली फसल की बाकियात को गहरी हल चलाकर जमीन में दबा दें ताकि खेत साफ रहे। और फवारे वाली आबपाशी या ओवरहेड स्प्रिंकलर से गुरेज करें, क्योंकि पानी के छींटे इन बैक्टीरिया और स्पोर्स को पूरे खेत में फैलाते हैं। और केमिकल के हवाले से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करें, जो बैक्टीरिया और फफूंदी दोनों के खिलाफ काम करता है। जी हाँ, कॉपर का दोहरा एक्शन होता है। और पौधे की खुलियाती दीवारों को मजबूत बनाने के लिए मुतवाजन एनपीके खादों का इस्तेमाल भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है वायरल डिजीजेस, चिली लीफ कर्ल वायरस सिम्टम्स। ये एक और फोकस टॉपिक है। वायरल बीमारियां तो वाकई तबाहकुन होती हैं। जी, और लीफ कर्ल वायरस पौधे के पत्तों के किनारों को अंदर और ऊपर की तरफ शदीद मोड़ देता है। मतलब पत्ते बिल्कुल इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ, और पत्तों पर गहरे सब्ज और हल्के पीले धब्बों का एक बिगड़ा हुआ नमूना सा बन जाता है, जिसे हम मोज़ेक पैटर्न कहते हैं। जिसका नतीजा ये निकलता है कि ये वायरल इन्फेक्शन पौधे की मजमूई नशोनुमा को रोककर उसे बौना यानी ड्वार्फ बना देता है। और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि मुतासरा पौधों में फूल बनने का अमल रुक जाता है, जिससे पैदावार में तबाहकुन कमी आती है। जब फूल ही नहीं तो मिर्च कहाँ से आएगी? बिल्कुल दुरुस्त। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है रोल ऑफ सकिंग पेस्ट्स, व्हाइट फ्लाई एंड थ्रिप्स एज वायरल वेक्टर्स। अब मजे की बात यह है कि वायरस खुद तो सफर नहीं कर सकते, उन्हें फैलने के लिए रस चूसने वाले कीड़ों यानी वेक्टर्स की जरूरत होती है। तो क्या वायरस का इलाज करने से ज्यादा उस वायरस लाने वाले को मारना जरूरी है? जी, यही सबसे बड़ी हकीकत है। सफेद मक्खी या व्हाइट फ्लाई लीफ कर्ल वायरस फैलाने वाला सबसे बड़ा और बुनियादी जरिया है। वायरस तो एक बार आ गया तो उसका इलाज नहीं, इसलिए इलाज से ज्यादा अहम उस कीड़े यानी वेक्टर को कंट्रोल करना है। और सफेद मक्खी के साथ थ्रिप्स भी तो हैं, जो पत्तों के खुलियों को नुकसान पहुंचाते हैं और वायरल जरात पौधे में दाखिल करते हैं। बिल्कुल,
یہ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ اکثر کاشتکار انہیں نظر نہ آنے والے کیڑوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جو کہ پوری فصل کی تباہی کی یقینی ضمانت ہے۔ صحیح۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے ویکٹر مینجمنٹ، انسیکٹیسائیڈز اینڈ یلو بلو سٹکی ٹریپس۔ تو ان ویکٹرز کے جسمانی کنٹرول کے لیے کھیتوں میں پیلے اور نیلے چپکنے والے کارڈز یعنی سٹکی ٹریپس لگائے جائیں۔ اور ساتھ ہی سفید مکھی کے تدارک کے لیے انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ یا IPM کا جامع طریقہ کار نافذ کرنا لازمی ہے۔ بالکل۔ اور کیمیکل کی بات کریں تو ٹولسٹار، موسپلان، ایکٹارا یا کانفیڈور جیسی مخصوص سسٹمیٹک ادویات استعمال کریں۔ اور چوتھا اصول بہت سخت ہے کہ وائرس کا تسلسل توڑنے کے لیے شدید متاثرہ پودوں کو فوراً اکھاڑ کر جلا دیں۔ کچھ لوگوں کو یہ مشکل لگتا ہے، لیکن اس ایک پودے کی قربانی دے کر آپ پورا کھیت بچا سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے ویڈ ایراڈیکیشن، ریموونگ آلٹرنیٹو ہوسٹس فار پیسٹس۔ اب جڑی بوٹیاں صرف خوراک کا حصہ نہیں بنتی، بلکہ یہ وائرس اور چھپے ہوئے کیڑوں کے لیے خطرناک پناہ گاہوں یا بایولوجیکل ریزروائرز کا کام کرتی ہیں۔ جی، اسی لیے فصل کی قطاروں اور کھیت کی بیرونی حدود میں ان جڑی بوٹیوں کی سخت تلفی کی جانی چاہیے۔ کیونکہ جب ہم متبادل پناہ گاہیں تباہ کرتے ہیں تو کیڑے اپنی افزائش نسل کے محفوظ ٹھکانوں سے نکلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا سیدھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صاف ستھرا اور جڑی بوٹیوں سے پاک ماحول اسپرے کی گئی کیمیائی ادویات کی افادیت کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ زبردست۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ IDM، کمبائننگ کلچرل اینڈ کیمیکل کنٹرول۔ IDM جو ہے وہ ثقافتی، حیاتیاتی اور کیمیائی طریقوں کا ایک بہترین امتزاج ہے۔ بالکل، جیسے بنیادی ثقافتی طریقوں میں فصلوں کا ہیر پھیر یعنی کراپ روٹیشن اور متوازن کھادوں کا استعمال شامل ہے۔ اور ساتھ ہی قوت مدافعت رکھنے والی اقسام کا انتخاب دراصل ہماری پہلی حفاظتی لکیر یا فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہوتی ہے۔ جی ہاں، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ زہریلی کیمیائی ادویات یا ٹاکسک ایگرو کیمیکلز کو صرف آخری اور ہنگامی حل کے طور پر ہی استعمال کیا جانا چاہیے۔ صحیح۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے سیف یوز آف ایگرو کیمیکلز، پری ہارویسٹ انٹرولز اینڈ ورکر سیفٹی۔ ادویات کے استعمال میں پہلا اصول سپرے کول ہے، یعنی ادویات کا سپرے ہمیشہ صبح کے ٹھنڈے اوقات یا شام کے وقت کریں۔ اور دوسرا اصول ہے ویئر PPE، اسپرے کرنے والے ورکر کے لیے حفاظتی لباس، دستانے اور چہرے کا ماسک یا ریسپائریٹری ماسک پہننا مطلب بالکل لازمی ہے۔ اور تیسرا اصول آبزرو PHI ہے، یعنی پیداوار کی برداشت یا توڑائی سے پہلے تجویز کردہ پری ہارویسٹ انٹرول پر سختی سے عمل کریں۔ یہ انسانی صحت کے لیے سب سے اہم ہے۔ اور آخر میں سیف ڈسپوزل، زہریلی ادویات کی خالی بوتلیں دوبارہ ہرگز استعمال نہ کریں، انہیں کچل کر زمین میں محفوظ طریقے سے دبا دیں۔ بہت خوب۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے سبسکرائب JQ گلوبل ایگریکلچر۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد جدید سائنسی تشخیص اور فصلوں کی حفاظت کے ذریعے دور حاضر کے کاشتکاروں کو بااختیار بنانا ہے۔ بالکل، اور میں تجویز دوں گی کہ مسلسل اور پریمیم زرعی مشاورتی خدمات کے لیے JQ گلوبل ایگریکلچر کے آفیشیل نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا، اس زبردست کام کے لیڈ ایکسپرٹ جناب محمد جاوید قمر ہیں، جو سینئر سوائل سائنٹسٹ ہیں، اور ان کی ویب سائٹ ہے www.jqglobal.official.com، اور واٹس ایپ نمبر ہے +9234998418886۔ آج کی اس پوری گفتگو کا نچوڑ یہی ہے کہ اگر ہم بچاؤ کا سائنسی طریقہ اپنائیں تبھی ہم اپنی پیداوار میں انقلاب لا سکتے ہیں اور کسان کا معاشی مستقبل محفوظ ہو سکتا ہے۔ بے شک، سائنسی تشخیص اور بروقت ایکشن ہی زراعت کی جان ہے۔ کاشتکار بھائیوں کی یاد دہانی کے لیے ایک بار پھر بتاتا چلوں، رابطہ کی تفصیلات ہیں ویب سائٹ www.jqglobal.official.com، اور واٹس ایپ ہے +9234998418886۔ آج ہم نے کیمیکلز اور سائنسی طریقوں کی بات کی، لیکن پروگرام کے آخر میں ایک سوال آپ کے ذہن میں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ذرا سوچیں کہ اگر مستقبل کی زراعت میں ہمیں ان زہریلے کیمیکلز کے استعمال کی ضرورت ہی نہ پڑے، کیا ہو اگر خود پودے کے اندر
ایسی بایولوجیکل چپ یا جینیٹک مدافعت مل جائے جو وائرس اور کیڑے کو دور سے ہی پہچان کر خود کو محفوظ کر لے۔ اگر واقعی ایسا ہو گیا تو ذرا تصور کریں زراعت کی وہ دنیا کیسی ہوگی۔ سوچتے رہیے گا۔